निपुण आलम बैन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और डायलॉग मंच का मोटिव है यूथ को एक राइट डायरेक्शन और साथ में मोटिवेशन देना। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ निखत सुल्ताना मैम उपस्थित हैं। आपने इस बार सीजीएसई 2021 जो 2019 की परीक्षा हुई थी, 2021 में 32वां रैंक प्राप्त किया है और एक अधिकारी के रूप में आपका चयन हुआ है। मैं मैम के बारे में इतना जरूर कहूंगा, अभी मैम जब मैम को आपको मैं परिचय दूंगा, निखत जी का जब परिचय दूंगा, तो आपको लगेगा कि एक जिद थी और जो ठान ली गई थी कि कुछ भी हो जाए मैं मंजिल को पाकर रहूंगी, कहना कि रास्ते में चलती रहूंगी, मंजिल मिले या ना मिले तो कम से कम एक बेहतरीन मुसाफिर जरूर बन जाऊंगी। तो मैम का जो परिचय है दोस्तों, मैम ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, एसआरएफ क्वालिफाई किया है। इसके अलावा मैम ने इंटरनेशनल स्टडीज के अंदर एमफिल भी किया है और प्रेजेंट में मैम सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। दोस्तों ये छोटा परिचय है, आप मैम का एक संघर्ष को जानिए और फिर हम उसी संघर्ष के बारे में मैम से बात करेंगे। मैम ने पहले भी कई बार क्या किया था, एग्जाम को यानी कि जो हमारा सीजीपीएससी का एग्जाम है उसके लिए ट्राई किया था। 2008, 2013, 2016, 2018 और 19 वाले एग्जाम में मैम ने सिलेक्शन पाया है। तो मैम की एक लंबी जर्नी रही है इस एग्जाम को लेकर और जीत थी वो आपने पा लिया। मैम सबसे पहले आपका डायलॉग मंच में स्वागत और डायलॉग मंच की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जिद ने आखिरकार वो पा लिया जो आपने अपने लिए तय किया था। तो मैम पहले तो मैं ये बात करूंगा, पहला प्रश्न तो मेरा यही रहेगा कि इतना असफलताएं पाई जी लेकिन फिर भी मन का विश्वास नहीं टूटा, जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं टूटा। क्या कारण रहा, क्या ऐसा मोटिवेशन था कि आप लगातार लगी रही और जीत ठाने रखी और पाई लिया? जी देखिए, ऐसा है कि मोटिवेशन तो आपको खुद के अंदर से आता है। जी आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, अगर जी आप उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगे तो आप जी उसके लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। जैसे बिल्कुल। कि आपको मैंने अपना इंफॉर्मेशन दिया कि मैं 2008 का भी एग्जाम दी थी, 13th का दी थी, जी जी 16th का दिया था मैंने, जी 18th का दिया था एंड देन 19th का। जी। तो क्या हुआ है मेरे साथ कि मेरा प्री में सिलेक्शन होता था। ओके। मैं मेंस लिखती थी, 2008 में लिखा है, उसके बाद भी लिखा है। जी 13 में मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरिट लिस्ट में 133 रैंक थी, पोस्ट कम थी काफी। ओके। एंड फिर 16 में दिया, 16 में 92 रैंक थी, तो मुझे सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस ऑफिसर का की पोस्ट मिली। अभी मैं करंटली उसी पे वर्किंग हूँ। ओके। एंड देन अभी प्रेजेंटली इस वाले 2019 के एग्जाम में, इसमें मुझे 32 रैंक मिली, तो मेरा चयन अभी सीईओ जनपद पंचायत के लिए हुआ है। ओके। जी मैम। हाँ, तो सिलेक्शन लिस्ट आने पर सीईओ जनपद पंचायत मुझे अलॉट किया गया है। जी जी, तो ऐसा है कि संघर्ष तो आपका रहेगा जब तक आपको मिल ना जाए। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि हमने जो टारगेट बनाया होता है, मैंने जैसे टारगेट बनाया था कि अगर आपको इस एग्जाम को क्लियर करना है तो जी। आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो जब ओके। तक आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाएंगे तब तक आप वो एग्जाम देंगे, जब तक आपकी एज और आपका स्टैमिना अलाउ करेगा, आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए तो मैम तैयारी करेंगे। हम तो आपको शुभकामना देंगे कि जहाँ 92 से 32 हो गया है तो उसके बाद 32 जी से 10 के अंदर आप आ जाए, आपको एक अच्छी रैंक मिले और आप प्रॉपर जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो। मैम तो मैं ये पूछना चाहूंगा 92 से लेके 32 तक, यानी कि जो बीच में हाँ। आपने इतना लंबा जो गैप था उसको पूरा किया, वो गैप कैसे पूरा किया, वो स्ट्रेटजी अपनाई कि जो ये गैप पूरा हुआ? गैप पूरा करने का ऐसा है कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग प्रिपरेशन लगती है। जी मैंने जब 2016 वाला एग्जाम दिया था, आई वाज नॉट वेरी सीरियस कि मैं ओके। इस एग्जाम को लेकर ही तैयारी करूं। मैं दो चीजों पे सवार थी। इनफैक्ट ओके। आई कैन से कि मैं तीन चीजों पे सवार थी। मैं ओके। यूपीएससी भी लिख रही थी, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं एमफिल का अपना डेजिटेशन लिख रही थी, तो वो भी कर रही थी। एंड साथ में मैं स्टेट का मेंस भी लिख रही थी। तो ओके। मैं काफी डिस्ट्रैक्टेड वे में मैंने उस टाइम पे इसको अटेम्प्ट किया था। तो ओके। इस वजह से मेरी 92 रैंक आई थी। जी और अभी मैंने फुली डेडिकेटेड हो के कि हाँ, इस सीजीपीएससी की ही प्रिपरेशन करनी है।
100% इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो मैंने उस गैप को थोड़ा फिल करने की कोशिश करी है यहाँ पे। तो मैं ये कह सकता हूँ मैम कि आपकी जो बात आपने कही कि अगर आप डेडिकेशन के साथ किसी भी कार्य को जी करेंगे, अपनी एनर्जी को पूरे फोर्स से एक जगह टारगेट करेंगे, तो आप कोई भी अचीवमेंट कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य आप जी पा सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप डेडिकेशन के साथ कोई चीज की तैयारी करते हैं, आप कंसिस्टेंसी रखते हैं अपनी मेहनत पे, जी आपको गैप नहीं लाना है। आप जी लगातार उस चीज के लिए पढ़िए जब तक आपके एग्जाम हैं। और एग्जाम में भी ऐसा नहीं कि आपने प्री के लिए पढ़ा, मेंस के लिए नहीं किया, मेंस के लिए पढ़ा, इंटरव्यू के लिए नहीं करा। हर स्टेज में आपको प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, आप जी दिन में भले 2 घंटे निकालते हैं, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे मिला है तो मैं इसलिए आपको बिल्कुल। ऐसा बता रही हूँ। जी हाँ, मैं एक बात मैम, आप मेरे मन में क्वेश्चन उठा जब आपने कहा कि आपको हर स्टेज जी की तैयारी करनी होगी। अक्सर अभ्यर्थियों जी के मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या ये जी तीनों एग्जाम की तैयारी, यानी तीनों जो स्टेजेस हैं, प्री है, मेंस, हम्म। इंटरव्यू है, इनकी अलग अलग प्रिपरेशन की जाए, या एक हम लोग कह सकते हैं कि एक समेकित तैयारी की जाए, यानी कि सबको साथ लेकर तैयारी की जाए? जी देखिए, ऐसा है कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो जी सबसे पहले तो आप अपना होमवर्क करिए कि जी एक्चुअली आपको एग्जाम के लिए क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, प्री की डिमांड क्या है एग्जाम में, जी मेंस की क्या है, मेंस में कौन से पेपर्स होते हैं, आपको उसके जी लिए कैसे सिलेबस तैयार करना, इंटरव्यू की क्या डिमांड है। आप पहले जी होमवर्क करिए, जी बुक्स की लिस्ट बनाइए, एंड देन उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और जहां तक ऐसा है कि आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, प्री आप जी लिख रहे हो, आप ये समझिए कि उसके 2 महीने के पहले तक आपको एक जनरल आइडिया सारी चीजों का हो जाना चाहिए। जी फिर उसके बाद जब आप लिखने में 2 महीने बचे हैं प्री का जी एग्जाम देने के लिए, तब आप हाँ प्री बेस्ड तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद आप मेंस बेस्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही करनी होगी, कुछ भी अलग नहीं होता है, आपको एक साथ ही प्रिपेयर करना होगा। जी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम जब एग्जाम का समय है तो थोड़ा फोकस उस एग्जाम पे कर दें, उस स्टेज पे कर दें। जी पहले आप जो जी 1 ईयर से आप तैयारी करें, तो आप फोकस करें कि आप सभी को एक साथ लेकर तैयारी करें। तो जी हम बिल्कुल कितना बिल्कुल। ड्यूरेशन, अब आप तो सिलेक्ट हो गए और 32 रैंक भी आ गई, और हम जी दुआ ये भी करेंगे कि आप अगली बार जब एग्जाम दें तो आपको जो आपकी मनचाही पोस्ट है वो आपको मिले। जी लेकिन मैं एक बात जनरल करूं कि सिविल सर्विस की इस पूरी प्रिपरेशन में आपको क्या लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, अभ्यर्थी के लिए कितना समय चाहिए होता है? आप उसको कितना समय कहेंगे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के लिए? हम एक स्मार्ट या कह रहे मेधावी विद्यार्थी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एक जी एवरेज जो सामान्य विद्यार्थी है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट हाँ करेंगे, कितना समय? जी जी। जैसे अगर एक सामान्य विद्यार्थी, एक्चुअली मैंने पढ़ाया भी है इंस्टीट्यूट में, तो मैंने डिफरेंट टाइप के विद्यार्थियों से डील भी किया है। जी तो मुझे ये लगता है कि जैसे ही आपको क्लियर होता है कि सिलेबस क्लियर हुआ, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आया, डिमांड समझ में आई, तो वहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो 1 साल आपको लगेगा प्रिपरेशन के लिए। और जो उसके बाद एग्जाम की जो ड्यूरेशन है, जब से लेके प्री से मेन से इंटरव्यू और जो होता है वो ड्यूरेशन, उसके पहले के सिर्फ आपको 1 साल ही देना होगा, मुझे जहां तक लगता है। मतलब मुझे ये समझ में आया कि आप 1 साल अगर प्रिपरेशन करेंगे तो वो आपके लिए इनफ होगा कि आप एक बार एग्जाम दे के निकालें। ओके, यानी कि हम बात करें कि प्री से पहले करीब 2-3 महीने पहले से 1 ईयर का आपका स्टडी चाहिए, और वन फिर जो ईयर की आपको स्टडी, जी पूरे बिल्कुल डेडिकेशन बिल्कुल बिल्कुल। डेडिकेशन के साथ और एकदम फुल कॉन्टिन्यूटी के साथ। डेडिकेशन। जी जी मैम। जी जी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि अभी मैं आपके मैं मार्क्स देख रहा था, तो मार्क्स में मैं देख रहा था कि फोर्थ पेपर में और सिक्स पेपर में, जनरल में मैंने देखा सिक्स पेपर में अच्छे मार्क्स कम आए हैं, और सेवन जी पेपर में तो लगभग सभी अभ्यर्थियों के जी नंबर कम ही है सेवन एवरेज। पेपर में। हाँ, जी एवरेज जी नंबर रहे हैं, वही आपके हैं मैम। जी तो ये सिक्स पेपर में 132 मार्क्स आपने लिए, इसके लिए कोई खास स्ट्रेटजी अपनाई थी, या सबकी जैसे तैयारी की तो उसको स्टेप से की थी तैयारी में इसकी आपने? खास के बारे में तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि खास मैं बोल पाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी स्टूडेंट्स कितने लेवल की तैयारी करें। सारे ही हार्ड वर्क करते हैं, सारे ही अच्छी तैयारियां जी करते हैं। बट हाँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि क्योंकि सिक्स पेपर नया था, अभी जी रिसेंटली ऐड हुआ था, तो जी उसमें काफी स्कोप था आपके पास करने के लिए कि आप थोड़ा सा हटके करेंगे, अगर थोड़ा सा इनपुट उसमें ज्यादा देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। दूसरी चीज, सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो जी सोशियोलॉजी के जो 50 मार्क्स थे वो मेरे ऑलरेडी काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड थे, उसमें जी मुझे ज्यादा इनपुट देना नहीं पड़ा।
और उसके बाद बचती है फिलोसफी, जो कि 75 मार्क्स का है, मेजर पोर्शन आपका कवर करता है। तो मैंने उसके लिए यूपीएससी के नोट्स पढ़े थे, जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो नोट्स बनाए उसको पढ़ा मैंने, और मैंने उसको रियल टाइम यूट्यूब चैनल्स देखकर, जहाँ पे पर्टिकुलरली कोई कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, उसको कनेक्ट करके मैंने नोट्स बनाए थे। और उन नोट्स को ही मैंने रिवाइज करने की कोशिश करी थी बार बार, क्योंकि इसके तो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी अवेलेबल नहीं थे, तो आपको नई तरीके से ही इसकी तैयारी करनी थी। इस वजह से मैंने ऐसे तैयारी करी थी, और आई थिंक ये काफी बेनिफिशियल रहा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपने पहले पढ़ाई की थी उसका आपको बेनिफिट मिला, और थोड़ा सा आपने स्मार्टली हैंडल किया कि यूपीएससी के जो आपके नोट्स थे उसको आपने इसको जोड़ के अच्छे से मार्क्स को ऑब्टेन किया। मैम थोड़ा सा मैं सिलसिलेवार आना चाहूंगा कि प्री के लिए काफी अभ्यर्थियों के लिए ये प्रश्न रहता है कि प्री की प्रिपरेशन के लिए और मेंस की प्रिपरेशन के लिए फैक्ट्स और साथ में कॉन्सेप्ट दोनों में किसका वेटेज ज्यादा है? अगर हम प्री की बात करें तो प्री में फैक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं या कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट के बारे में? देखिए, फैक्ट्स पहले इम्पोर्टेंट थे बहुत ज्यादा, अभी भी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उसका वेटेज बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। जब आप 2019 का पेपर देखेंगे उठा के प्रीलिम्स का, एंड 2020 का देखेंगे, तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ पे 1 2 3 इज राइट, 2 3 इज राइट। तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फैक्ट्स, नो डाउट फैक्ट्स आपको याद करने हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना फैक्ट्स आप नहीं रट सकते, नहीं याद रख सकते हैं। जी जी। और मैम मेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो मेंस तो टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना। मेंस के लिए आपको बिल्कुल थॉरो स्टडी चाहिए, और पेपर वाइज, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपको बुक्स की लिस्ट होनी चाहिए। और मैंने जैसे नोट्स बनाए थे, मेरी आदत है, तो मैंने पहले बड़े नोट्स बनाए किसी भी टॉपिक को लेकर। आप समझ सकते हैं कि एक कोई अगर टॉपिक है तो मैंने उस पे 3 पेज का कुछ लिखा, देन मैंने उसको शॉर्ट करके 1 पेज का किया। तो आप ये कह सकते हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टडी करी तो वो 3 पेज के नोट से स्टडी करी, एंड देन जब मैंने लास्ट स्टडी करी उसकी, तो वो 1 पेज के नोट से स्टडी करी। जब मुझे 1 पेज के स्टडी लास्ट में रिवीजन में जब समझ में नहीं आता था कि ये मैंने 1 पेज पे खुद ही क्या लिखा है या कुछ कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ नहीं है, तो मैं वो अपने 3 पेज वाले नोट्स देख लेती थी। बस ये कि आपको लास्ट में जब आपको बहुत बार रिवाइज करना होता है, तो आपके जो नोट्स हैं वो ज्यादा से कम की तरफ जाने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए कि जो आप लास्ट के 1 डेढ़ महीने पढ़ रहे हैं मेंस के लिए, तब आप उन छोटे नोट्स को बहुत ही कम टाइम पे यूटिलाइज करके टाइम को आप रिवाइज कर सके। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी एक्चुअली मैम मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में जो आपने 3 पेज के जो नोट्स आपने बनाए वो तो एक फ्रेशर स्टूडेंट की तरह ही आपने बनाए, क्योंकि अक्सर फ्रेशर यही बोलते हैं कि सर हम किताब से नोट्स बनाते हैं, तो लगता है हमने दूसरी किताब बना दी। लेकिन बाद में फिर आप सिलेक्टेड हो गए और आप स्मार्ट तरीके से आपने बहुत छोटे से नोट्स को कंपाइल किया। ये अच्छा है मैम, बहुत अच्छा आपने किया। मैम थोड़ा सा एक प्रश्न और, क्योंकि आज भी कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, उनका कहना था कि प्लीज थोड़ा हमको बुक्स की भी बताइए कि प्री के लिए कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सी अखबार मैगजीन हमको पढ़ने चाहिए, मेंस के लिए कौन से पढ़ने चाहिए। तो अगर ये बता देंगे तो मैम काफी सारे एस्पिरेंट्स को और खास तौर से जो फ्रेशर हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा मैम। जी। तो देखिए, ऐसा है कि प्री में तो आप ये देख सकते हैं कि फैक्ट्स पूछ रहे हैं, तो फैक्ट्स भी आपको लेकर चलने हैं। अब उसमें पोर्शन डिवाइडेड है, छत्तीसगढ़ का 50% रहेगा जनरल नॉलेज में, एंड 50% जो है आपका जनरल स्टडीज रहेगा, जिसमें सारे एरियाज कवर होते हैं। ठीक है। और मेंस के लिए आपको तो काफी डिटेल्ड बुक की लिस्ट होगी, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के नोट्स बनाएं आप एक तरफ, तो छत्तीसगढ़ के लिए उपकार की बुक है, उपकार प्रकाशन की एक बुक आती है, वो आप देख ले। मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी बुक्स और नोट्स होते हैं, वो भी मैंने रिफर किए थे। हरिराम पटेल एक बुक निकालते हैं, वो मैंने रिफर किया था। तो ये सारी बुक्स को मिलाकर मैंने शॉर्ट में करके फिर पढ़ाई करी थी छत्तीसगढ़ के लिए। एंड न्यूज़पेपर को आप फॉलो करिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है न्यूज़पेपर की, तो आप उसको फॉलो करिए। जैसे जो गवर्नमेंट की योजनाएं वगैरह आती है उसकी अच्छी नॉलेज के लिए छत्तीसगढ़ जनसंपर्क की वेबसाइट है, जी
तो DPR छत्तीसगढ़ करके। ओके तो वहां पर आप जाके छत्तीसगढ़ की पत्रिकाएं निकलती हैं, जो छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित पत्रिकाएं होती, तो उसमें आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नॉलेज होगा। तो वहां से मैंने किया था प्रिपरेशन छत्तीसगढ़ के लिए। एंड देन फिर आप आते हैं जनरल स्टडीज में। तो जनरल स्टडीज में डिवाइडेड है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो क्योंकि मैं यूपीएससी की स्टूडेंट रही हूँ, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी, तो मैम वो यहाँ एक पे एडवांटेज था। एक बात पूछना चाह रहा हूँ, एनसीईआरटी ओल्ड या न्यू, क्योंकि ये भी बड़ा ओल्ड, प्रश्न रहता है। ओल्ड, ऑब्वियसली ओल्ड एनसीईआरटीज मैंने हिस्ट्री के लिए पढ़ी थी, 11th 12th की पढ़ी थी। न्यू एनसीईआरटी यूपीएससी की जब प्रिपरेशन करे थे तो न्यू एनसीईआरटी से कुछ मैंने चैप्टर्स देखे थे, बट उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए। एंड दूसरी चीज है फिर पॉलिटी है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से किया था। स्पेक्ट्रम से थोड़ा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम भी यूज किया था मैंने। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, टोटली एनसीईआरटी है ना, मैंने पढ़ी थी। एंड अदर इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के मैंने वीडियो देखे थे, मोस्टली मैंने वीडियो देखे थे इकोनॉमिक्स के लिए यूट्यूब पे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। करंट अफेयर्स फॉलो किया था। बाकी कोई सब्जेक्ट अब बच रहा है तो बताइए आप इसमें। एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी, तो जी एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर की बुक आती है, एक शंकर आईएएस करके बुक आती है, तो उससे एनवायरनमेंट का पढ़ा था। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक से प्रिपरेशन। और मैम साइंस के लिए अपने साइंस एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट था, तो साइंस के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके लिए अलग से मुझे एफर्ट खुद से नहीं डालना पड़ा। बट अगर पढ़ना चाहते हैं लोग तो शॉर्ट में कोई भी बुक मिलती है, जैसे लूसेंट वगैरह की जनरल नॉलेज की बुक्स मिलती है, तो वो आप अगर उसको भी रिवाइज कर लेंगे तो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए आई गेस कि उतना काम करेगा वो। ओके मैम 2 प्रश्न आपकी इसी प्रिपरेशन पूछना चाहूंगा कि जैसे मैम इंडिया का करंट अफेयर्स है वो तो आपको न्यूज़पेपर में काफी सारे वीडियोस में चैनल में मिल जाएगा, लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ के करंट की बात करते हैं तो वो आपने कैसे तैयार किया? एक तो आपने मुझे वेबसाइट बताई कि हमने गवर्नमेंट की वहां से स्कीम वगैरह देख ली, लेकिन छत्तीसगढ़ के और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स है, उसको आपने कैसे तैयार किया? क्योंकि अखबार तो उतने लेवल के नहीं लगते मुझे, लोकल जब अखबार आते हैं या लोकल अखबार लेवल के होते हैं कि अगर आप जैसे नवभारत पढ़ेंगे या फिर मतलब इस टाइप के, आपको खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा आप कैसी न्यूज पढ़ना चाहते हैं, तो वो हो सकता है। एंड वेबसाइट मैंने बताई, जैसे कि डीपीआर की आप वेबसाइट फॉलो करेंगे, संबल पत्रिका आती है, जनमन पत्रिकाएं आती है, ये सारी पत्रिकाएं पढ़ेंगे। और उसके अलावा कुछ जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैंने बताया, संबल है, और अर्जुना की करंट अफेयर्स उन लोग निकालते हैं लास्ट में, जैसे प्रीलिम्स होने वाला रहता है उस टाइम पे कंपाइलेशन रहता है करंट अफेयर्स की बुक का, जो स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से रिलेटेड होती, तो मैंने उसको फॉलो किया था, तो उससे मुझे काफी हेल्प मिल गई थी। जी मैम एक प्रश्न और, क्योंकि ये भी बड़ा फ्रेशर के सामने रहता है कि यूट्यूब का आपने जिक्र किया कि मैंने इकोनॉमी के लिए यूट्यूब की वीडियोस देखी। अभी क्या है कि यूट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो एक फ्लड आया हुआ है, एकदम नॉलेज का फ्लड, और एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एक ही टॉपिक के ऊपर कई वीडियोस आपको मिल जाती हैं, और यूट्यूब पर तो कोई भी वीडियो बना सकता है, कोई भी कर सकता है। तो फ्रेशर के सामने बड़ी चुनौती होती है कि हम किसकी वीडियो देखें। अगर हमने कोई गलत वीडियो देख ली तो हमारा कॉन्सेप्ट भी खराब हो सकता है, कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो वो जो फ्रेशर है, चलिए आप तो एजुकेटेड हैं, आपने इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, फिर एमफिल आपने किया हुआ है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा क्या है। लेकिन फ्रेशर कैसे इसको करे कि भाई मुझे इनका देखना है, इसको नहीं देखना है? जी मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, जो भी आपके सीनियर हैं, जिन्होंने वो हिट एंड ट्राई मेथड यूज किया हुआ है, उनको पता है कि कहाँ से उनको लॉस हुआ है, कहाँ से फायदा हुआ है। तो कुछ कॉन्फिडेंस जिनमें हो वैसे सीनियर्स की आप हेल्प लीजिए, टीचर्स की आप हेल्प लीजिए, वो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज जैसे मैंने किया था कि जैसे रिनोन वीडियोज हैं, मृणाल के मैंने इकोनॉमिक्स के वीडियोज देखे थे, या फिर आप दृष्टि आईएएस करके एक इंस्टीट्यूट है, तो दृष्टि वाले वीडियोस निकालते किसी भी टॉपिक पर, तो वो मैंने देखे थे, है ना। तो आप ऐसा करिए कि मतलब जो बहुत ही रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है, जिसका आपको पता है कि इनका कोई वीडियो अच्छा होगा, आप वो देख सकते हैं, और उसके बाद खुद से आप एनालाइज कर लेंगे, आपको समझ में आएगा कि किस ट्रैक पे आपको जाना है।
ओके मैम, चलिए अच्छा है कि आप कह रहे हैं गाइडेंस लेकर करें, क्योंकि रास्ता मुश्किल हो सकता है अगर आप गाइडेंस नहीं लेंगे तो भटकाव भी हो सकता है। जी मैम। मैम मैं पहले की बात हमने बात की, हम थोड़ा मेंस की ओर चले। तो मेंस का जी मैम बताइए, अगर हम पेपर वाइज बात करें फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सेकंड पेपर में ऐसे वाले पेपर में भी अच्छे मार्क्स हैं, आपने जी ऐसे में भी अच्छे नंबर लिए हैं। तो मैम फर्स्ट जी पेपर में आपने क्या स्टडी किया और क्या क्या बुक्स आपने देखी थी फर्स्ट पेपर के लिए? फर्स्ट पेपर में अलग अलग 3 लैंग्वेजेस में डिवाइडेड है। जी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज आपको पढ़नी होगी, हिंदी लैंग्वेज आपको पढ़नी होगी या इंग्लिश पढ़नी होगी। तो जी इंग्लिश में तो एज सच इंग्लिश ग्रामर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट अगर छत्तीसगढ़ी देखे तो मेरी छत्तीसगढ़ी काफी वीक थी। इनफैक्ट आई कैन से कि पहले मैंने छत्तीसगढ़ी में एफर्ट बिल्कुल नहीं डाले थे। जी मैं बिल्कुल भी नहीं समझती थी, और जब मैंने 2016 का मेंस लिखा था, तो उस ओके टाइम पे मैंने जस्ट छत्तीसगढ़ी नेम्स याद कर लिए थे कि किसी चीज को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। इस बार मैंने बुक्स, प्रॉपर बुक्स फॉलो करी थी, जैसे छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण जी करके एक बुक आती है, तो मैंने उसको फॉलो किया था। ओके उसके अलावा मैं मुझे सर्कल बहुत अच्छा मिला था ओके साथ में पढ़ने वालों का। तो जी उनके साथ कुछ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को समझना, इंटरेक्ट करना, कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आया तो उसकी प्रैक्टिस करना, वो सारी चीजें मैंने करी थी। और रिवीजन बार बार किया था, जो छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण है, एक बुक को लेकर ही मैंने काफी रिवीजन किया था। ओके दूसरी चीज, हिंदी के लिए भी मैंने व्याकरण की बुक्स पढ़ी थी, और ल्यूसेंट की बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने जो हमारे मेंस में क्वेश्चंस आते हैं जी उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी थी। ओके हाँ, क्योंकि जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं हमारे मेंस में, जी वो अगर आप कहीं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि यूपी पीसीएस एग्जाम लेता है, राजस्थान पीसीएस लेता है, जी बिहार पीसीएस लेता है, तो जी वहां पे हिंदी से रिलेटेड आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे। मैंने वो सॉल्व करने की कोशिश करी थी, क्योंकि मेरा हिंदी व्याकरण भी अच्छा नहीं था। तो ओके मैम मैंने दोनों में ही पुश करके थोड़े नंबर गेन करने की कोशिश करे हैं इस तरीके से। ओके ओके मैम, यानी कि आपने छत्तीसगढ़ के लिए एक व्याकरण वाली किताब बेसिकली पढ़ी थी और इंग्लिश में आपको इश्यू नहीं था, और इसी तरह से आपने जी, तैयारी और किया। सेकंड जी, पेपर के लिए मैम जो आपका ऐसे वाला पेपर था उसके लिए? ऐसे के लिए जो इंडिया का ऐसे था, इंडिया से जी रिलेटेड टॉपिक, आप इंडिया से रिलेटेड टॉपिक है आपको 2 ऐसे लिखने हैं, और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड टॉपिक है आपको 2 ऐसे लिखने हैं। जी तो इंडिया से रिलेटेड टॉपिक के लिए मैंने न्यूज़पेपर फॉलो किया था। ओके न्यूज़पेपर में जो भी टॉपिक आ रहे थे करंट में, एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल से आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, कि आप जो चीजें आप लंबे शब्दों में समझा सकते हैं, लंबे सेंटेंसेस में समझा सकते हैं, वो आप कम में समझाने की कैपेसिटी आपको आ जाएगी अगर आप एडिटोरियल अच्छे से फॉलो करते हैं तो। जी इस वजह से वो थोड़ा ठीक रहा। एंड छत्तीसगढ़ के लिए मैंने स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं उनको अच्छे से फॉलो किया था। गवर्नमेंट बार बार अपने साइट पे डालते रहती है कोई भी ओके चीज से रिलेटेड, जैसे कि गोधन न्याय योजना पूछा था, तो गोधन जी न्याय योजना अगर आप किसी कोचिंग की बुक से देखेंगे या फिर इजी वे में जाना चाहेंगे तो आपको एक पेज का मिलेगा शायद, बहुत ज्यादा भी अगर लिखा होगा तो। जी तो मैंने गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ शासन की ही वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया था, तो वो मुझे 5-6 पेज का मिला था। तो जब आप उसको नोट्स बनाने पे आएंगे तो वो आपके इतने अच्छे नोट्स तैयार होंगे कि आप बहुत अच्छा ऐसे लिख पाएंगे, और जब आप कम जी पढ़ेंगे तो आप कम लिख पाएंगे। तो जी इसलिए आप प्रॉपर सोर्स को फॉलो करिए। हाँ मैम, एक क्वेश्चन तो मन में बहुत अच्छे से उठ रहा है कि जी अक्सर फ्रेशर ये पूछते हैं कि एडिटोरियल जो हम लोग पढ़ते हैं, कि उनको लगता है कि जी एडिटोरियल पढ़ने में काफी समय चला जाता है, उसके नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए, या न्यूज़पेपर में टिक लगा के कर लें, या केवल पढ़ लें, बस इतना ही पर्याप्त है। नोट्स बनाने जी चाहिए नहीं बनाने चाहिए एडिटोरियल के में? मुझे तो लगता है कि नहीं बनाए आप नोट्स अच्छा वो बेटर है, क्योंकि अननेसेसरली आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा उसमें। हाँ, ओके आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक है, जी एजुकेशन में आपका ऐसे आ सकता है, तो अगर उसमें आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, बहुत ऐसे कोई सेंटेंस मिल रहे हैं कि जिसको आप लिखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जी तो उसको आप नोट कर सकते हैं। अदरवाइज ओके आपको टॉपिक्स तो सारे मिल जाएंगे आपकी बुक्स पे, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए एडिटोरियल पढ़ना है। ओके, यानी कुछ खास पॉइंट लगे तो उनको आप नोट कर लें, फैक्ट्स वगैरह जी लगे, कोई जी कोटेशन आपको लगे, नहीं तो आप ओरली पढ़ें तो आपका एक माइंड का एक डेवलपमेंट होता रहेगा, वो एक जी प्रक्रिया चलती रहेगी।
जी मैम। बिल्कुल। हाँ, बड़ा अच्छा लगा मैम, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि एडिटोरियल पे अक्सर बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं। मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट तो अपने नोट्स बनाने लगते हैं एडिटोरियल पर पढ़कर, नहीं तो उसको नहीं टिक कर नहीं। करके रख लेते हैं। मैम जी। थर्ड पेपर के लिए हम बात करें तो? थर्ड पेपर में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जी पबेड है। तो मैंने हिस्ट्री के लिए तो मैंने आपको बताया कि मैंने एनसीईआरटी से प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी लिखना पड़ेगा हिस्ट्री में। जी तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, और एनसीईआरटी आपको किसी भी टॉपिक को इस तरीके से समझाता है कि आप उसको ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज वे में लिख सकते हैं। तो जी मैंने ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ी थी 11th-12th की। उसके अलावा मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो किया था मॉडर्न इंडिया के लिए। मिडवल का हमारा जो सिलेबस है उसमें जी काफी कम सिलेबस दिया हुआ है, भक्ति, सोफी एक्सेट्रा। तो उतने चैप्टर्स मैंने फिर भी उसको एनसीईआरटी से किया था, ओके मतलब उसको भी मैंने छोड़ा नहीं था, तो एनसीईआरटी से मैंने उसको किया था। एंड देन छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के लिए छत्तीसगढ़ का समग्र आता है, वो पढ़ा था मैंने। जी और उपकार से किया था, उपकार में ओके थोड़ा डिटेल में लिखा होता है, तो वो पढ़ा था ओके। मैंने। किसी भी चीज के लिए शॉर्टकट करने की कोशिश नहीं करी थी, बस मैंने थोड़ा डिटेल में स्टडी करी थी। यानी मेडिकल और में टेक्स्ट बुक पर फोकस किया कि जिससे पूरा जी सिलेबस टेक्स्ट बुक के थ्रू किया जाए और जल्दीबाजी ना किया जी जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जी किया जाए। जी मैम। जी मैम फोर्थ पेपर की अगर हम बात करें तो 128.5 आपने मार्क्स लिए हैं, और फोर्थ पेपर भी काफी अच्छा, हालांकि फोर्थ पेपर काफी अच्छा स्कोरिंग हुआ है काफी स्टूडेंट्स का। तो फोर्थ जी पेपर जी। के लिए आपने क्या पढ़ा था मैम? फोर्थ पेपर के लिए एक्चुअली मैं जहाँ पे लैक करती हूँ, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है। ओके बहुत सारे आर्ट्स स्टूडेंट्स के जैसे मेरा मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं उसमें बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ। तो मैंने अराउंड उसमें 25 मार्क्स का ही मैं उसमें कर आई थी, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं। ओके और बाकी जो मार्क्स हैं वो साइंस के मार्क्स हैं। ओके 150 मार्क्स का साइंस होता है, एंड 50 मार्क्स का मैथ्स रहता है इसमें। ओके तो मैथ्स में मैंने बहुत पुश करके भी अराउंड 30 मार्क्स का मैंने किया था, तो ओके 25 मार्क्स तक मुझे एक्यूरेसी से मिला होगा। एंड साइंस में मैंने साइंस में जो एनसीईआरटीज होती हैं वो जी पढ़ा था मैंने, एनसीईआरटीज ही पढ़े थे उसके लिए। कुछ कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो रहे थे, उसके लिए मैंने बायजूस के वीडियो होते जो स्टूडेंट्स बहुत ही क्लास स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, स्कूल जी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, वो मैंने देखे थे। वो उससे मैंने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी थी। एंड मैथ्स को मैंने बस प्रैक्टिस करने की कोशिश करी थी कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊँ कि मैं 50% भी अगर उसको कर पाती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। और मैं 50% तक ही पहुंच पाई उसमें। ओके। जी, तो इस वजह से 128 तो मैं ये मार्क्स समझा है। कि जो हमारा वीक पोर्शन है उसको कम से कम इतना जी जरूर कर लेना है कि वो आपको डूबने ना दे, और जो स्ट्रॉन्ग ना, पोर्शन जी है बिल्कुल। उसको इतना अच्छा कर लो जी कि जो वीक से कमी रही गई उससे पूर्ति हो जाए। तो इसको एक जी, आपका जो स्ट्रेटजी। स्ट्रॉन्ग जी आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़े। क्या होता है कि आप कई बार कैरिड अवे हो जाते हैं कि हाँ भाई आपको तो ये चीजें आती तो इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, और मैथ्स आपको नहीं आता है तो आप उसमें ही लगे रहो। तो मुझे लगता बिल्कुल। है कि जिसको मैथ्स नहीं आता है वो 6 महीने में मैथ्स सीख लेगा। जी इतनी भी पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ जी स्टूडेंट्स जी को। बट इस लेवल का मैथ सीख लेगा कि आप बिल्कुल 50% करके आए, नहीं आप बहुत पुश करेंगे तो 30-35 मार्क्स का कर सकते हैं। मैंने वही करने की कोशिश करी थी, तो उसमें मुझे 50% का गेन रहा है। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी हो गई कि आपने बड़े अच्छे से इसको हैंडल जी किया। जी मैं हम लोग बात करें मैम फिफ्थ पेपर के लिए। जी जी। इकोनॉमिक्स हाँ जी मैम, फिफ्थ पेपर के लिए। एंड ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी है। तो छत्तीसगढ़ का तो स्टैटिक जो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, प्री के टाइम पे भी आप पढ़ते हैं, मेंस के टाइम पे भी वही ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसी को आपको जी रिपीट करना है। इंडिया की ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी थी, जी 9th to 12th की एनसीईआरटी फॉलो करी थी मैंने। जनरली लोग 11th-12th ही करते हैं, मैंने 9th to 12th करी थी, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी उसके लिए। जी एंड कुछ चीजें जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलती है, जैसे कि उसमें माइग्रेशन के डेटा पूछे हुए, पॉपुलेशन के डेटा है, तो इस टाइप की चीजें मैंने फिर नेट से सर्च करके उसको अपडेट किया था। ओके एंड जी, एंड इकोनॉमिक्स जो है, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने वीडियोस देखे थे। गवर्नमेंट का बजट निकाला था, इंडिया का भी बजट निकाला था मैंने,
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी बजट उनकी साइट से डाउनलोड करके, वो भी आप बड़े जो वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके बड़े वॉल्यूम्स में जो आते हैं, वो मैंने डाउनलोड किया था, ताकि आप उसको खुद की लैंग्वेज में उसको शॉर्ट कर लो, बेटर देन कि आप किसी कोचिंग से, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि जनरली वो आपको सिर्फ डेटा देंगे, आपको उसके डेटा के पीछे की अंडरस्टैंडिंग समझ में नहीं आएगी, तो आपको डेटा भी याद नहीं रहेगा। आपको अगर डेटा याद करना है तो बेटर है कि आप पहले उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छा होता है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी इकोनॉमिक सर्वे या बजट की बुकलेट देखेंगे, बहुत अच्छी लिखी होती है, आप उसको समझिए, वो आपके लिए आपको ज्यादा स्कोर करवाएगा। हाँ, वो कहते भी ना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो आपने शॉर्टकट करना होगा कि कायदे से एकदम डीपली स्टडी आपने किया मैम। और मैम हम बात करें पेपर नंबर 6 की मैम, जिसमें आपने अच्छा स्कोर किया है, उसके लिए और क्या? फिलोसफी। जी, जी, ये आप बता भी चुके फिलोसफी हैं, है। पहले ही बता चुके हैं वैसे, आप जी बता जी, चुके हैं पहले। फिलोसफी, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी तो मैंने बताया था, फिलोसफी भी मैंने वीडियोस देखे थे, तो जी और यूपीएससी के नोट्स मैंने फॉलो किए थे। जी हाँ मैम, पेपर नंबर 7 में उसकी बात करें तो? हाँ जी, पेपर नंबर 7 में एक्चुअली गलती ये हुई कि नया न्यूली ऐड हुआ है पेपर नंबर 7। हमने जो एग्जाम दिया 2019 का जो मेंस दिया, उसके पहले एक ही बार पेपर 7 का एग्जाम हुआ था, जी तो उसमें काफी स्टैटिक एरिया पे फोकस किया गया था, तो हमने भी जी वो स्टैटिक चीजें पढ़ी थी, हमने सेक्शंस वगैरह उस पे जी फोकस नहीं किया। तो हम उसी लेवल की तैयारी करके वहां पे गए थे, एंड काफी शॉकिंग टाइप का पेपर आ गया था कि जिसमें सेक्शन एक्सेट्रा पूछे हुए थे, तो जी उस वजह से हमने जितनी तैयारी करी थी, हम उतना ही परफॉर्म कर पाए, हम 100 तक का परफॉर्म कर पाए, उससे ज्यादा का परफॉर्मेंस मतलब लैकिंग था हमारे लिए। उसके बाद अब ये हुआ है कि 2019 का एक बार मेंस, अब 3 बार मेंस हो चुका है 7th पेपर पे, जी तो अब स्टूडेंट्स ये समझ सकते हैं कि उसमें आपको सेक्शन एक्सेट्रा भी पूछे जा रहे हैं, काफी ज्यादा डेटा पूछे जा रहे हैं, जैसे कि यूई एक्ट के ऊपर भी ऐसे पूछा गया। हाँ, एक्ट के ऊपर पूछा गया, चैंपियनशिप के ऊपर पूछा गया है। कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाइट बॉल को आपने 8 नंबर पे पूछा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा उसमें डिटेल स्टडीज लगेगी, जो कि हमने 2019 के मेंस पे उतनी अच्छे से स्टडीज नहीं कर पाए थे हम, हमें आइडिया नहीं था उसका कि कैसा पेपर आएगा। जी 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 मैम, चलिए अच्छा है कि इस बार अच्छे से सब लोग, डायनामिक पेपर है तो उसकी अच्छी तैयारी करेंगे मैम। मैम मैं आपके देख रहा हूँ मैम, इंटरव्यू में 98 मार्क्स आपको मिले मैम, जी और जी इंटरव्यू में मैं देख रहा हूँ कि मैम काफी वेरिएशन है। जैसे 6 नंबर की जी, वर्षा बंसल जी हैं, उनको 130 मार्क्स मिला है इंटरव्यू 130 मार्क्स, के, टॉपेस्ट 130, है यस। वो इंटरव्यू के अंदर। फर्स्ट रैंक है, जी उनको 90 मार्क्स मिला है केवल इंटरव्यू के जी अंदर। जी तो इंटरव्यू के लिए मैम कैसे करें कि हम बोर्ड के अंदर जाकर अच्छे नंबर लिए, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे जो फर्स्ट रैंक है, उनका तो कहना है कि भाई मेंस पे पूरा फोकस करो, क्योंकि इंटरव्यू पे आपका इतना नहीं होता आपके बस में कि कैसे नंबर आए। लेकिन फिर भी अगर हम नहीं बात करें कि इंटरव्यू में जी कैसे नंबर ज्यादा लिए हो सकते हैं, उसके लिए हम कुछ जी जी कहेंगे? जी जी जी, एक्चुअली क्या है कि आप इंटरव्यू में, जैसे कि कहा जाता है कि आप पर्सनैलिटी डेवलप करिए, 1 महीने में पर्सनैलिटी आपकी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि जब रिजल्ट जी आता है एंड देन इंटरव्यू होता है, तो इस दरमियान ही आप पर्सनैलिटी डेवलप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। 1 महीने के अंदर बैठना सीख जाओ, बोलना सीख जाओ, जी चलना सीख जाओ, तो वो काफी टफ चीज है। बट हाँ, नॉलेज इज द की। अगर आपको नॉलेज, अगर वहां आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस किए जाएंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है। बेसिकली तो इंटरव्यू बेस्ड होगा इन चीजों पे, और आप कितने कॉन्फिडेंटली आंसर देते हैं वो इस चीज पे बेस्ड होगा कि आपको कितना पता है। जी आप अगर ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर आई डोंट नो या सर मुझे नहीं पता कह देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही खत्म हो जाएगा, जी है ना। तो इस वजह से बेटर ये है कि जैसे ही रिजल्ट आता है आपका मेंस का, जी तो आपको बिल्कुल वहां से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास एटलीस्ट 15 to 20 डेज हैं, जी और आप उस ड्यूरेशन में पढ़ने की कोशिश करिए, जो भी जी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो नॉलेज आप गेन करने की कोशिश करिए। जी और अगर फ्रेशर्स हैं, तो फ्रेशर्स को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि वो कुछ मॉक करके देख ले, मॉक इंटरव्यूज कराए जाते हैं, जी तो आप मॉक अटेंड करेंगे तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया बाकी चीजों का, जो एक्सटर्नल है कि चलना कैसे या बैठना कैसे है, कैसे डील जी करना है, वो सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। पर जिन लोग ने इंटरव्यू पहले फेस किया होगा, उनके लिए आई डोंट थिंक कि मॉक बहुत ज्यादा काम बेनिफिशियल करें। रहता है। जी मैम, जी मैम अभी आपने मॉक की बात की, तो मॉक एक प्रैक्टिस की तरह से ही है, तो क्या मैम जी प्री और मेंस के लिए, जैसे टेस्ट सीरीज राइटिंग स्किल के लिए प्रैक्टिस करना, वो भी करना चाहिए क्या मैम, टेस्ट सीरीज प्री के लिए और मेंस के लिए?
जी मैंने किया था, तो मेरे ख्याल से तो काफी बेनिफिशियल रहता है अगर प्री के लिए आप कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्री, मुझे जहां तक लगता है मेरा प्री थोड़ा वीक है। तो ओके। अगर जब तक आप बहुत क्वेश्चंस नहीं करेंगे, उस एनवायरनमेंट में जाके क्वेश्चंस को डील नहीं करेंगे, जी। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसे एग्जाम हॉल में जाके डील करना है। तो ओके। इस वजह से मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बेटर है। हाँ, अगर आप मेंस के लिए भी करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी, राइटिंग सुधरेगी कि आपने आपने क्या चीजें लिखनी थी, क्या नहीं लिखनी, क्या मेंशन करना था। टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। जैसे जी। कि आपको क्या होता है कि जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो अलग टाइप का प्रेशर होता है, तो सम क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। अगर जी। आप उसकी प्रैक्टिस में रहेंगे कि विद इन 3 आवर्स आपको ये पेपर कंप्लीट करना ही है, तो जी। आपको वहां पे भी जाके पैनिक नहीं होगा। जी। तो इट इज बेटर टू जॉइन टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। हाँ, मैं इंटरव्यू के मॉक के ज्यादा फेवर में नहीं रहती हूँ। ओके। ओके, यानी कि प्री और मेंस के लिए हमको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज देनी जी चाहिए। ये बिल्कुल। आपके लिए बेनिफिशियल जी रहेगा मैम। मैम जी काफी अच्छा, मैम आपने काफी प्रश्नों का उत्तर दिए और बहुत लंबा डिस्कशन हमारा हो गया है मैम। मैं बस लास्ट जी में यही प्रश्न आपसे करूंगा कि कोई खास मैसेज सभी अभ्यर्थियों के लिए, एस्पिरेंट के लिए, आपने जो पूरा संघर्ष इसमें लड़ा और पूरा इतने संघर्ष के बाद आपने सफलता पाई, तो कोई खास मैसेज सभी एस्पिरेंट को जो लाभ पहुंचाए या उनके लिए जी प्रेरणा का जी सोर्स बने। जी। देखिए मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी चीज को डिसाइड किए हो कि आपको ये करना है, तो उसको आप आधे मन से मत करो। आपने ओके। अगर डिसाइड किया है तो आप फुली डेडिकेटेड होकर कंसिस्टेंटली उसके लिए पढ़ाई करें, रिवीजन करें। कोई अच्छा सर्कल बनाए, 2 से 3 फ्रेंड्स का, जिससे आप डिस्कशन कर सकते रहें, और जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको अपडेट कर सके कि हाँ भाई आपको ये भी पढ़ना चाहिए या ये नहीं पढ़ना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। तो उससे आपको काफी बेनिफिट होगा। और जब जी। तक, मुझे लगता है कि अगर आपने डिसाइड किया, तो जब तक आपको वो चीज नहीं मिल जाती तब तक नहीं छोड़ना चाहिए। बीच में आप स्टडीज छोड़ के वापस मत जाइए, आप बिल्कुल स्टडी करिए, आपको इंशाल्लाह लास्ट में सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल। देखिए, बड़ा सुंदर मैसेज मैम ने दिया, कहा कि जो चीज पकड़ ली है उसको अच्छे से पकड़ के रखिए। और एक बड़ी बात मैम ने बोली कि अपने आसपास का जो सर्किल है, आपके फ्रेंड सर्किल जो है, आपके कलीग जो हैं, वो भी आपके अच्छे होने चाहिए। जो ऐसा ना कि जहाँ आसपास का माहौल ठीक होगा, तो एक कहावत कही जाती है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर संगत जी खराब होगी तो रंगत खराब हो जाएगी, यानी कि परिणाम कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो मैम बहुत अच्छा लगा। और मैं डेफिनेटली इस बात को कहूंगा कि इस इंटरव्यू से, और खास तौर से आपने प्री मेंस इंटरव्यू के लिए जो पूरा आपने पूरा स्ट्रेटजी बताई, पूरी किताबों का क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो डेफिनेटली ये फ्रेशर्स के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो मैम आपका बहुत बहुत आभार। और हम डायलॉग मंच की ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और ये अगली बार जब हम आपका इंटरव्यू करें, तो आपका डिप्टी कलेक्टर साहिबा के रूप में आपका इंटरव्यू हम लोग करें। जी। तो हम इस जी, शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू, थैंक यू।